हेलो, गुड नाइट। मेरा नाम हुसैन गुप्ता है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उड़ई से डिप्लोमा किया है। ठीक है, डिप्लोमा मेरा बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैं डिप्लोमा में गया उस समय तो थोड़ा सा परेशान था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया डिप्लोमा में मेरी तैयारी अच्छी होती रही। जब मैं डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर किया तो मेरा फर्स्ट ईयर में केवल परसेंटेज था 69। ठीक है, और इसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर पहुंचा, ठीक है, तो मेरा परसेंटेज रहा 76। इसके बाद जब फाइनल में रहा तो मेरा परसेंटेज रहा 81। तो ये मेरा स्कोर कार्ड रहा। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें निरंतर प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, तो मैंने ये देखा सबसे ज्यादा परेशानी डिप्लोमा बच्चों को क्या है कि वो हिंदी में पढ़ते हैं। इसके बाद जब किसी कोचिंग में जाते हैं या कोई मटेरियल खरीदने जाते हैं तो वो मैक्सिमम इंग्लिश में होता है। उनकी यही समस्या, सबसे बड़ी समस्या, उनकी सबसे बड़ी बाधा है कि सर इंग्लिश में किताब है, इंग्लिश में किताब है, इंग्लिश में किताब है। तब तक हम इंग्लिश करके उसके पीछे ऐसी माथा फोड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने तैयारी की, कुछ नोट्स बने, कुछ मटेरियल मिला, अच्छा उसमें मटेरियल जो था उसको अपने नोट्स में कलेक्ट किया और इस तरीके से प्रॉपर नोट्स बन गया। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते, जो क्वेश्चन आपको अगर वही हिंदी में दे दिया आप समझ जाएंगे, लेकिन भाषा एक आपके बीच की बाधा है, तो भाषा की वजह से समझ नहीं पा रहे, तो आपका वही काम हम सरल करने वाले हैं कि जो भाषा का बैरियर है उसको हम तोड़ेंगे। और दूसरी चीज, आप लोग रट्टा मारने लगते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता रट्टा मार रहे हैं, अघोर रट्टा मार रहे हैं, खुलमी रट्टा मार रहे हैं। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आप उसको बैठ के सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन है तो आपको उसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट होता है, मैथ में हम ये थोड़ा ना याद करेंगे ये क्वेश्चन का ये आंसर, ये क्वेश्चन का ये आंसर। आपको यदि मैथ का फार्मूला आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप तो ये देखेंगे क्वेश्चन क्या है, बस ऑप्शन तो आप बता देंगे इसका आंसर ये है। तो आप पहले ऑब्जेक्टिव ना पढ़ के थ्योरी पढ़िए, थ्योरी क्लियर हो गई, ऑब्जेक्टिव में आप खुद आंसर मार देंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर श्योर होगा ही। ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, हमारी और अपनी कोचिंग जो है वो डेली रेगुलर 3 घंटे चलेगी। ठीक है, 3 घंटे 6 महीने, तब हमारा जाके सिलेबस पूरा होगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रेगुलर पढ़ें। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, समय जैसे तैसे निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है, काम है, उसमें काम करने में थकावट होती है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे भी समस्या है। आप तो केवल पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए जब आपके पास समय है तो आप निकालिए, जरूर निकालिए। मैं आपके लिए तो मदद कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं आज से सॉइल सब्जेक्ट। ठीक है, सॉइल में देखते हैं, पहले हम लोग स्टार्टिंग के 3 चैप्टर की मैं बात करूंगा। 3 के ग्रुप में चैप्टर का सिलेबस आएगा। ठीक है, जब 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो फिर अगला 3 चैप्टर के बारे में इंट्रो दूंगा, फिर इसके बाद फिर 3 चैप्टर का इसी तरीके चलेगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो आज में पहला चैप्टर जैसे कि हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन। एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल। दूसरा चैप्टर रहेगा सॉइल प्रॉपर्टी। तीसरा चैप्टर रहेगा सॉइल का वर्गीकरण, बोले तो सॉइल क्लासिफिकेशन।
ठीक है, राइटिंग पे मत जाइए कि राइटिंग सर की कैसी क्या। अगर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी होती तो 81 नहीं, ये 85 होते, क्योंकि आप जानते हैं कि डिप्लोमा में थ्योरी सब्जेक्ट में राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तब भी मैंने थ्योरी में 50 में से 46 नंबर गेन किए हैं। ठीक है, समझ सकते हैं आप कितना कंटेंट पढ़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल, ये चैप्टर का नाम है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए मिट्टी क्या है, मिट्टी का अध्ययन क्यों जरूरी है। मिट्टी का अध्ययन इसलिए जरूरी है, पीसा की मीनार कहाँ है, इटली में। ठीक है, क्या है, क्यों फेमस है वो, जब उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बताते हैं कैसी थी। स्टार्टिंग में वो यूं थी, ठीक है, लेकिन आज वो क्या है, इस तरीके हो गई। ये कोई आर्किटेक्चर नहीं है कि इस तरीके उसको बनाया गया, ये एक इंजीनियरिंग फेलियर है। इंजीनियरिंग फेलियर मतलब कि जब उसका निर्माण हुआ तो वहां की मिट्टी की सही से जांच नहीं की गई, उसका सही से विश्लेषण नहीं किया गया, जिसका खामियाजा है कि वो मीनार सीधी होने बजाय झुक गई। तो इसीलिए आज मिट्टी का अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बिल्डिंग जो बन रही है वो मल्टी स्टोरेज बन रही है। ठीक है, ब्रिज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो चल रही है, तो वो सब किसकी दम पे चल रही है, सॉइल इंजीनियरिंग की। क्योंकि जो भी लोड आता है उसको कौन वहन करता है, सॉइल वहन करती है। तो यदि सॉइल की आपको जानकारी नहीं है तो आप स्ट्रक्चर तो बना देंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि स्ट्रक्चर की फेलियर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपको सॉइल के बारे में ही पता नहीं है। तो इसलिए सॉइल का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब मिट्टी का अध्ययन हर व्यक्ति अलग अलग हिसाब से करता है। जैसे कृषि वैज्ञानिक है तो वो उस मिट्टी में स्ट्रेंथ नहीं देखेगा, मिट्टी में वो क्या देखेगा कि इस मिट्टी से उपज क्या क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। जबकि एक इंजीनियर क्या देखेगा कि इस मिट्टी की सामर्थ्य कितनी है, ये वजन लोड कितना ले सकती है। ठीक है, तो इंजीनियर को मिट्टी की जो ऊपर लेयर है ना ग्राउंड सरफेस, उससे 10 से 15 मीटर लेयर तक से ही मतलब होता है। ठीक है, मैक्सिमम सामान्यतः इतना होता है। जो कुछ पिलर वगैरह ब्रिज के होते हैं उसमें तो 30 मीटर तक भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको इतना अध्ययन करना होता है। अब बात आती है कि मृदा 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 ये शब्द चलता है। मृदा क्या होता है, मृदा हमारे आसपास जो भी दिखता है वो सब मृदा है। क्या नहीं है मृदा, मृदा ही है। कुछ जैसे ईंट भी एक मिट्टी ही है, लेकिन उसको रूपांतरित कर दिया गया। ठीक है, उसका आकार को, शेप को अलग रूप दे दिया गया तो ईंट बन गई। ठीक है, तो मिट्टी का प्रश्न आता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का मत है कि चट्टानों के टूटने से, बिखरने से, उनका जमाव होने से मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, कैसे, कई ऐसे कारण हैं जिससे चट्टाने टूट जाते हैं। टूटने के बाद वे जो उनके कण होते हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं और जाके जमा हो जाते हैं, जिससे कई सालों में, कई लाखों सालों में मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, एकदम नहीं होता कि मिट्टी का निर्माण नहीं, कहो सर ये तो पत्थर है 2 साल में मिट्टी बन जाए, नहीं ऐसा नहीं, लाखों सालों की प्रक्रिया होती है, तब जाके मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं तो बताते हैं मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। आपसे साइकिल पूछी जाती है और कई परीक्षाओं में ये पूछी गई है कि मिट्टी का निर्माण की जो चक्र है वो बताइए। ठीक है,
तो मृदा चक्र जिसको कहते हैं सॉइल का चक्र, ठीक है। सॉइल साइकिल क्या होती है? पहले इसमें क्या होता है, एक इंग्लिश में वर्ड आता है वेदरिंग, अपघटन, मतलब कि बिखर जाना, टूट जाना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। तो पहले होता है अपघटन, अपघटन जब हो जाता है इसके बाद होता है उसका परिवहन, और परिवहन के बाद होता है अभ्युत्थान, सॉरी जमाव, जमाव के बाद होता है अभ्युत्थान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपहीवेल, अपहीवेल, ठीक है। ये स्टेप होते हैं, ये स्टेप होते होते यही प्रक्रिया फिर स्टार्ट हो जाती है। अपघटन, परिवहन, जमाव, अभ्युत्थान, फिर अभ्युत्थान से फिर अपघटन, परिवहन, जमाव, अभ्युत्थान, ये प्रक्रिया चलती। ये क्वेश्चन एक बार नहीं सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप कंप्लीट याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है। अब जो अपघटन है, अपघटन जिससे मृदा टूटती है, आपकी चट्टान टूटती है, ठीक है। अपघटन, अपघटन दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकली, ठीक है, एक तो आपका फिजिकली होगा, दूसरा आपका केमिकली होगा, मतलब कि रासायनिक क्रियाओं के कारण, ठीक है। फिजिकली में क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, ऐसी चीजें जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से, आंख से, ठीक है, नाक से, त्वचा से देख सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होती है फिजिकल क्रिया, ठीक है। तो फिजिकल क्रियाओं में अच्छा नाम बताइए, दिमाग पे जोर डालिए। जैसे कि बहता हुआ पानी, इसको आप देख सकते हैं ना, बहता हुआ पानी, ठीक है। और बताइए, बताइए, हवा, और मानव क्रियाएं, मानव क्रियाएं, ये सब आपकी फिजिकल कारण होते हैं अपघटन के। केमिकली क्या कारण होते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। एक शब्द होता है कार्बोनेशन, इसके बाद एक और टर्म होता है जिसका नाम होता है लीचिंग, इसके बाद एक और टर्म होता है जिसका नाम होता है हाइड्रेशन, ठीक है। इन प्रक्रियाओं के कारण आपकी जो चट्टान होती है ना, ये लिख दे रहा है, ठीक है, चट्टान, ये चट्टान का अपघटन होता है। अपघटन दो माध्यम से हो सकता है, या तो फिजिकल या केमिकल। फिजिकल में मानव क्रियाएं, बहता हुआ पानी और हवा। केमिकल में ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग, इनके माध्यम से होता है, ठीक है। अब बहते हुए पानी के द्वारा, ठीक है, जो मृदा बनती है किसके द्वारा, बहते हुए पानी द्वारा। एक मिनट,
बहते हुए पानी के द्वारा, बहते हुए पानी के द्वारा आपकी 3 प्रकार की मृदाएं बन सकती है। ठीक है, बहते हुए पानी के द्वारा तो एक ही हम कहेंगे। ठीक है, इसको बात ही बताते हैं, अभी रुक जा, इनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लोहा होता है, लोहे को आप वातावरण में खुला रख दीजिए, कुछ समय बाद देखेंगे उसमें जंग की परत चढ़ जाती है। क्यों चढ़ती है? उसमें ऑक्सीकरण की ही क्रिया होती है। मतलब कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। जब किसी वस्तु में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाए, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। कार्बोनेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाए, क्या प्रवेश कर जाए? कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोनेशन। जब जल प्रवेश कर जाए तो उसको कहते हैं हाइड्रेशन। लीचिंग तो वही होता है क्या कि पानी डाल के मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, जब आपको इरिगेशन बताएंगे तब इसको अच्छे से डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी भी आपको इसको आगे बताएंगे कि इससे लैटेराइट जो मृदा होती है वो लीचिंग से ही निर्मित होती है। ठीक है, तो मोटा मोटा आप लिख लीजिए, ठीक हो, कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि O2 मिल जाती है। क्या मिल जाती है? O2, ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? आपका जल मिल जाता है। ठीक है, इसमें आपका क्या मिल जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, करिए नोट फटाफट। अच्छा, इसमें एक दो उदाहरण और इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। वर्षा, वर्षा आपका पिछकर कारण ही होता है। ठीक है, जमाव, फ्रीजिंग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग में क्या होता है कि जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं, तो जब पिघलते हैं तो ग्लेशियर बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं, और वो टूटने के बाद उनके रास्ते में जो पत्थर चट्टान पड़ी उसको तोड़ते हुए ले जाते हैं और उसको, उस चट्टान को महीन कणों में बिखेर देती है। ठीक है, तो फ्रीजिंग इस तरीके से आपकी काम रहती है। वर्षा, जब पहाड़ों पे वर्षा होती है, पत्थर पे पानी गिरता है तो धीरे 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 घिसता जाता है। ठीक है, तो वर्षा से इस तरीके। मानव क्रिया, जब मानव चलता है, इंसान चलता है तो धीरे धीरे जो चट्टानें होती हैं घिसती रहती हैं और कणों में बदलती रहती है, ये मानव क्रिया। बहता हुआ पानी, जब नदी का पानी, अभी तो वैसे अधिकतर नदियां ऐसी हैं जहां पे मिट्टी है, लेकिन जब नदियां पहाड़ों से आती है तो उनकी गति बहुत तेज होती है, और गति जब तेज होती है तो उनकी गति, पानी की गति के कारण तो पत्थर पे वो बहती है जब, तो पत्थर को काटती रहती है, तो उससे भी मृदा का निर्माण होता है। हवा, हवा ऐसे क्षेत्र जहां हवा की स्पीड 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर होती है, तो जब हवा चट्टान से टकराती है तो वो भी चट्टान को काटती है। ठीक है, तो हवा से भी मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप और लिख लीजिए। अब देखते हैं फिजिकली जो मृदाएं होती हैं उसमें कौन कौन सी मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो फिजिकल के अंतर्गत जिसका निर्माण भौतिक क्रियाओं के द्वारा होता है। तो ग्रेवल जो होती है आपकी इसी के अंतर्गत आती है, ग्रेवल। दूसरी आपकी सैंड, ये इसके अंतर्गत आती है। फिर इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आपकी सिल्ट और क्ले आपकी केमिकल के द्वारा बनती है, मतलब की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा आपके सिल्ट और क्ले का निर्माण होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
डाल दे, हटा दे, ठीक है चलो। परिवहन के आधार पर मृदा के प्रकार, किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, परिवहन के आधार पर मृदा के प्रकार। एक टेबल बना लीजिए, ठीक है, इसमें यहां पर क्रम लिख दीजिए। एक इधर लिखिए मृदा, इधर परिवहन, और इधर टिप्पणी लिख दीजिए, रिमार्क। यहाँ पर डाल दीजिए क्रम। पहले नंबर पे बात करते हैं जलोढ़ मृदा। भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मृदा जो है जलोढ़ मृदा है, और ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा में भी आती है। ये कहाँ पाई जाती है? नदी के आसपास जो क्षेत्र में मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा ही होती है, ठीक है। तो इसका परिवहन क्या होगा? बहता हुआ जल, ऐसा जल, बहता हुआ जल। नदियों के आसपास, नदियों के किनारे पर, किनारे तथा मैदानों में आपकी जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। इसके बाद आपकी आती है एक सॉइल होती है लैकुस्ट्राइन। अब याद करने का, देखो लेक, LAKE, लेक, लेक माने क्या होता है? झील। तो उसी से ये शब्द बना है लैकुस्ट्राइन, ठीक है। तो ये कहाँ होती है? ठहरे हुए पानी। झील का पानी बहता है क्या? नहीं बहता, उसका पानी शांत रहता है, ठहरा रहता है, ठीक है। तो ये ठहरे हुए जल में तो मृदा बनती है, लैकुस्ट्राइन होती है। इसके बाद यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ सेंटर में इसके जो होते हैं कण महीन होते हैं झील के, ठीक है। मृदा के जो कण होते हैं झील के केंद्र में महीन होंगे और किनारे पर बड़े होते हैं। ऐसा बताइए क्यों होता है, ठीक है। इस बात की चर्चा करना, इसका आंसर मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप खुद दिमाग लगाइए ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और इसको भी आ जाए तो वो सिविल इंडिया नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। सिविल इंडिया करके टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम पर बता सकता है। एक आपकी अगली स्लाइड आएगी एओलिन, एओलाइन। एओलाइन में क्या होता है? ये आपकी हवा के द्वारा बनती है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। अगली स्लाइड आती है आपकी ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट स्लाइड आपकी बनती है ग्लेशियर के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लेशियर के द्वारा। अगली साइड आपकी आती है टैलस। टैलस जो सॉइल है ये बनती है आपकी ग्रेविटी के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद एओलियन साइन के इसके एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल इसके लोएस और ड्यून्स इसके एग्जाम्पल है, ठीक है।
एक आपकी आती है कोलुवियल सॉइल, सॉइल का नाम है कोलुवियल। अब आपका ये क्वेश्चन है कि ये किसके द्वारा बनती है, ठीक है, ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओम भगवती, ठीक है, नोट हो गया, ठीक है, हटा दें। कोलैप्सिबल सॉइल, नाम इतना बड़ा है लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। क्या होती है कोलैप्सिबल? ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालने पर वो दब जाए। हमने दाब नहीं डाला, प्रेशर नहीं लगाया, केवल पानी डाला, इससे वो दब गई। जैसे कि अगर एक गिलास में मिट्टी भरी है कांच के और हमने पानी डाला तो वो आधी गिलास हो गई, ठीक है, ऐसी मृदा को कोलैप्सिबल सॉइल कहेंगे, ठीक है। तो इसकी आप लिख लीजिए, वह मृदा जिस पर जल डालने से बिना दाब लगाए उसके आयतन में कमी हो जाती है, ऐसी मृदा को कोलैप्सिबल सॉइल कहते हैं, ठीक है। अभी तक ये हमने पढ़ी इनऑर्गेनिक सॉइल, अकार्बनिक मिट्टी। कौन सी मिट्टी? अकार्बन, जिसमें कार्बन नहीं था, जिसमें कार्बन नहीं था। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सॉइल। कौन सी सॉइल? ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, इतना आप लोग पहले पढ़िए, ओके, ठीक है, धन्यवाद।